हमारे साथ हैं जेएनयू की एक प्रोफेसर सोना झरिया मीन जी। हम उनसे थोड़ा जानना चाहेंगे कि जेएनयू पे जो लगातार हमले हो रहे हैं और जब से ये नई सरकार आई, मोदी सरकार फर्स्ट और सेकंड, आखिर जेएनयू को इतना टारगेट क्यों किया गया, जबकि बाकी और भी विश्वविद्यालय हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहले इसको क्यों टारगेट किया गया? जेएनयू की कई खासियत हैं, जिसमें सबसे पहली खासियत जो मेरे से ताल्लुकात रखती है वो है सोशल जस्टिस की खासियत। जेएनयू का कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ ये एक ऐसा सिस्टम है या इकोसिस्टम जेएनयू जिसमें हर तबके, हर कोने के जो स्टूडेंट्स हैं, जो अपनी काबिलियत के बेसिस पे जेएनयू के एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके यहाँ आने सकते थे, वो यहाँ पढ़ सकते थे। इसलिए क्योंकि यहाँ की फ़ीस स्ट्रक्चर जो थी वो हर तबके के लोग के लिए ढोने लायक थी। यहाँ हमारे पास अभी भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको 2000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलती है, परंतु जिनका मेस बिल 3500 के लगभग का होता है, वो अपने घर से 500 रुपये भी नहीं मंगवा सकते, वो ट्यूशन भी नहीं पढ़ा सकते क्योंकि 12वीं पास करके आए हैं, और इसलिए उनकी इतनी प्रखरता नहीं है कि दिल्ली के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकें। वो रेस्टोरेंट में काम करके अपना वो 1500 रुपये 2000 रुपये वो कमाने की कोशिश करते हैं ताकि मेस बिल पे कर सकें, और इसलिए 10 रुपये महीने की दर से 60 रुपये पूरे सेमेस्टर का फ़ीस दे सकना उनके लिए किसी ना किसी तरह पॉसिबल हो जाता था। और कुछ लोग जो ट्यूशन पढ़ा सकते हैं वो तो ट्यूशन पढ़ाकर अपना वो भरपाई करते थे। तो इस तरह से हर तबके के स्टूडेंट के लिए जो मेरिटोरियस है उनके पढ़ने के लिए ये जगह थी। मैं थोड़ा बीच में रोकना चाह रहा हूँ। एक तो यह है कि समाज का हर वर्ग, चाहे वो देश के कहीं से भी आता है, वो आके यहाँ पढ़ाई कर सकता था, लेकिन इसके अलावा भी जेएनयू जिसके लिए जाना जाता है, जिस फ्री थिंकिंग के लिए जाना जाता है, वो कहीं इनके जो विचार हैं, जो सरकार या जो सिस्टम है, उसके खिलाफ कहीं खड़ा तो नहीं हो पा रहा था। इस फ्री थिंकिंग का आधार क्या है, मैं बोलने ही जा रही थी, आपने इंटरप्ट किया, कोई बात नहीं। परंतु उस फ्री थिंकिंग का आधार ये है कि हर तबके के लोगों को जो बराबरी और इज्जत का जो ये दिया जाता है यहाँ, उसके तहत ही फ्री थिंकिंग हुई है। फ्री थिंकिंग किसी आइडियोलॉजी के आधार पर नहीं बेस्ड है, पर फ्री थिंकिंग इसलिए है कि हर तबके के लोग, हर अंडरस्टैंडिंग के लोग अपने पर्सपेक्टिव के आधार में चीज़ को देखकर उसको बोल सकते हैं, और उसमें सबसे पहले कोई आइडियोलॉजी नहीं आती, और उस बैकग्राउंड में कोई आइडियोलॉजी नहीं है, परंतु उसका परिप्रेक्ष्य, जिस पृष्ठभूमि से व्यक्ति आया है, अपने परिप्रेक्ष्य में चीज़ों को देखकर रख सकता है और लोग उसको सुनते हैं। तो इसलिए जेएनयू ने वो माहौल दिया जिसमें कहने और सुनने की बराबरी की अपॉर्चुनिटी, अवसर था, और कहने और सुनने की बराबरी के बराबरी थे। एक तरह से टॉलरेंस का जो मामला है, जो देखने को मिला है। हाँ। लेकिन इससे, इस जेएनयू के इस फ्री थिंकिंग से, एक दूसरे के टॉलरेंस से, एक दूसरे के साथ बहस मुबाहिसा करने से सरकार को क्यों खतरा लग रहा है? क्यों सरकार क्यों डरी हुई है जो जेएनयू पर लगातार हमले कर रही है? मैं वापस अपने ही सामाजिक न्याय के मुद्दे पर भी जाना चाहूँगी, क्योंकि सरकार को इससे थ्रेट है कि ये नहीं है, ये मैं अभी डिराइव नहीं कर सकती क्योंकि सरकार का हिस्सा मैं नहीं हूँ, और सरकार की माइंडसेट को भी मैं नहीं जान रही हूँ अभी। परंतु एक बात मुझे, मैंने 28 साल लगभग हो गए यहाँ पढ़ाते हुए, एक बात तो मैंने देखा है कि जो ऊंच नीच के भेदभाव वाले समाज से आते हैं, उनको बराबरी का लड्डू निगलने में टाइम लगता है। ये शायद सबसे बड़ा उनका ये जो बराबरी और बराबर का इज्जत का जो माहौल जेएनयू देता है, हर एक को हम अपने बराबर समझते हैं। इतना तक कि स्टाफ को, जो किसी भी तबके का हो, स्टाफ किसी प्रोफेसर से कम नहीं है, वाइस चांसलर किसी दूसरे स्टाफ से अपने को ज़्यादा नहीं समझता। टीचर्स और स्टूडेंट्स में क्या फ़र्क है ये हम कभी रखते नहीं, क्योंकि हम
टीचर्स ने माना है कि हम स्टूडेंट्स से सीखते हैं, केवल टेक्स्ट बुक से नहीं। स्टूडेंट जिस तरह से किसी बात को देखता है, किसी थियोरी को देखता है, उससे हम सीख पाते हैं, जिससे हम एनरिच होते हैं। इसलिए यहाँ पर आए हुए स्टूडेंट्स को पढ़ाना चैलेंज नहीं, अपने लिए सीखने का एक अनुभव है। पूरा सीखने और सिखाने दोनों का प्रोसेस चलता रहता है। एक थोड़ा और मैं दूसरी जगह ले जाना चाहता हूँ कि अभी आप झारखंड से आती हैं, वहाँ पूरा सरकार चेंज हुई है, अभी हेमंत सोरेन साहब आए हैं। तो ये जो 4-5 साल रहा है बीजेपी गवर्नमेंट का, रघुवर दास का, उसमें इतनी क्या हो गई कि पूरा का पूरा सरकार को लोगों ने उखाड़ के फेंक दिया। जो एक वहाँ का नेटिव जो हैं उनको ले आया। तो इस बीच में क्या प्रोसेस चला, थोड़ा आप शायद मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर जानती हैं। मैं मतलब कुछ चीज़ें जो न्यूज़ में आती रही हैं उसी की पृष्ठभूमि में की बातों को शायद मैं रख सकूं कि इससे पहले भी बीजेपी की सरकार झारखंड में हुई थी, परंतु इस सरकार ने, रघुवर दास की सरकार ने बहुत सिस्टमैटिकली झारखंड में भूमि के अधिकरण को किया। और वो मतलब हमेशा कोई भी प्रक्रिया, सरकारी प्रक्रिया को पारदर्शी होना चाहिए, पर यहाँ कोई पारदर्शिता नहीं थी। अभी अगर 50 साल पहले झारखंड की पॉपुलेशन को अगर हम देखते तो उस समय शायद साक्षरता की उतनी वो प्रतिशत नहीं रहा होगा जितनी आज है। तब जब अशिक्षित लोगों के साथ अगर ये व्यवहार किया जाता तो मैं उतना सरकार के ऊपर लांछन नहीं लगाती, परंतु जब झारखंड में शिक्षित समाज है, लोग सजग हो चुके हैं, ग्राम पंचायतों को एक्टिव किया गया है, ग्राम पंचायतों की ताकतों के प्रति सब जागरूक हो चुके हैं, उस समय भी उनके साथ छलावा किया जाए और उनके ज़मीन को के हक से उनको ये किया जाए, ये तो पहली चीज़ जो कि गलत, बहुत सिस्टमैटिकली किया गया। दूसरी चीज़ जो उन्होंने की, जब लोगों ने अपने आप को असर्ट करना शुरू किया, अनेक माध्यमों से, जिसमें पत्थलगढ़ी का मूवमेंट एक है, तो उसको पलटवार करके उन्हीं को विक्टिमाइज करने और उनको देशद्रोही करार करने में लग गए। जब वो अपनी जगह को मेरी जगह कह के बोल रहे हैं तो उसमें क्या गलत हो गया? अब तो अभी मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी संख्या, करीब 20 या 22 हज़ार लोगों को एक देशद्रोह के मुकदमे में जेल में डाल दिया गया। तो वो ऐसे लोग जो हज़ारों साल से वहाँ रह रहे हैं, तो ये भी एक तरह का था। लेकिन एक चीज़ और देखने में आया कि कॉरपोरेट सेक्टर्स का भी बहुत बड़ा शायद दबाव रहा वहाँ। तो ये जो 2 आंदोलन जो चले वहाँ झारखंड में, पत्थलगड़ी से लेकर तमाम आंदोलन, वो आंदोलन की जो खासियत, खास करके जनता का जो उसमें भागीदारी है और जगहों से अलग है। वो क्या अलग रहा, किस तरह से? जैसे दुनिया में दूसरी जगह दूसरे तरह के आंदोलन चल रहे थे, झारखंड के आंदोलन अपने एकदम अनोखे ढंग से, उसके बारे में थोड़ा आप बताएं। झारखंड के आंदोलन की एक कड़ी कभी हटी नहीं है, उसको मैं रखना चाहूँगी। आप कोयलकारों के आंदोलन से ही देखिए, दामोदर घाटी योजना एकमात्र ऐसी योजना थी जो कि स्वतंत्र भारत की उन सभी बड़ी परियोजनाओं में से एक थी जो कामयाब नहीं हो पाई। कोयलकारों की जो दामोदर घाटी नहीं, कोयलकारों की जो योजना थी, वही एकमात्र योजना है जो कि मेगा प्रोजेक्ट्स में, हाइडल प्रोजेक्ट्स में कामयाब नहीं हुई। क्योंकि अशिक्षित होने के बावजूद आदिवासी समाज हमेशा एकजुट रहे हैं, और इसलिए कोयलकारों और उसके बाद नेतरहाट, हर इस तरह के बड़े जो सरकार और केंद्र सरकार की ओर से लाई हुई ऐसी योजना जो कि जनहित, जिसमें आबादी की बात मैं कर रही हूँ, और दूसरा कि जो पर्यावरण, जल, जंगल, जमीन के जो इकोसिस्टम है ना, उसके हित में है, उसको झारखंड, छत्तीसगढ़, हमारे आदिवासी समाज ने कभी कामयाब नहीं होने दिया है। और एक बात को, ये आदिवासित्व है, ये आदिवासी का गुण है, जो कि ना केवल अपने शरीर की, ना तो अपने पशु पक्षी की केवल, परंतु साथ में जंगल
पानी, जमीन, पूरे इकोसिस्टम की रक्षा करने के कारण एकजुट हो पाते हैं। और इसीलिए जब इस समय भूमि अधिकरण न केवल एम्स और इंस्टीट्यूशंस के लिए परंतु कॉरपोरेट के लिए जब हो रहा था, अभी देखिए नियमगिरी को देखिए, अडानी वाला जो प्रोजेक्ट, नियमगिरी को देखिए, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स क्यों कामयाब नहीं हो रहे? क्योंकि वो केवल मनुष्य मतलब ह्यूमन के लिए नहीं परंतु पूरे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे थे ना, इसीलिए वो कामयाब नहीं हो पाए। क्योंकि वो बात केवल आदिवासी समझता है कि उसके इकोसिस्टम को किस चीज़ से हानि है और किस चीज़ से लाभ है। और इसलिए जब झारखंड मोमेंटम करके इतने कॉरपोरेट्स का वहाँ मेला लगाया गया, उसके तहत कितनों को कामयाबी हुई? नहीं हो पाई ना, क्योंकि उन लोगों के प्रति उन लोगों को बिल्कुल कामयाब नहीं होने दिया गया जहां पूरे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब किया जा रहा था। और इसलिए ह्यूमंस के लिए, पॉपुलेशन के लिए क्या हित में है उसको भी समझते हैं और पूरे इकोसिस्टम के लिए कौन सी चीज़ अहित की है उसको भी आदिवासी ही समझते हैं। और इसलिए ये सब योजनाएं कामयाब नहीं हो पाई। और ये सरकार, रघुवर दास की सरकार ने इन ऐसी योजनाओं को लाने की कोशिश की थी। और इसीलिए एक चीज़ मैं और देख रहा था कि झारखंड में सबसे ज़्यादा लिंचिंग की घटनाएं हुई, जो कि ऐसा आदिवासी समाज जहां कभी सब मिलजुल के रहने की घटना हमेशा दिखाई देती है, परंपरा रही है, ऐसे में वो कौन सी ताकतें थीं जो इस तरह की लगातार लिंचिंग और तमाम डायन प्रथा के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे पूरा का पूरा झारखंड उबल रहा था? ये मतलब ये प्रोसेस कैसे शुरू हुआ? इस प्रोसेस के पीछे भी 50 साल पुरानी कहानियाँ हैं। अच्छा। मैं 5 साल या 6 साल की थी, अभी मेरी एज है 57। जो जब मैं 5-6 साल की थी तब से मुझे कहानियाँ पता हैं कि कैसे गांव-गांव तक आरएसएस के प्रचारकों ने आकर वहाँ भेदभाव और द्वेष के बीज बोए और भाई बंधु लोग जो एक ही गांव में रहने वाले थे उन लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश की गई। जब वो कामयाब नहीं हुई तो सरकार की नीतियों के बहाने लोगों ने आकर वहाँ आदिवासियों के ऊपर अटैक किया, इतना तक कि कुओं में जहर डाले, लोगों को फोर्सिबली नसबंदी करवाया गया 70s में। और उन दिनों और उस समय क्योंकि मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जो कि सोशली एक्टिव हैं, तो इसलिए मुझे पता है कि इतना तक कि पुलिस के पास कंप्लेंट लेने के लिए, FIR लिखवाने के लिए मेरे पिताजी को जाना पड़ा था। तो इसलिए मुझे पता है कि ये कहानी 50 साल पुरानी है। तो इस तरह से आरएसएस ने बहुत मेहनत करके मेटिकुलसली उस एरिया में ताने बाने को उन्होंने तोड़ दिया, ताने बाने बुना। और इस पे दूसरी ताकत आई जब घर वापसी का वेव चला। तब घर वापसी, जब ये सब बहुत कामयाब नहीं हुआ ना जो उनके पुराने मेथड, तब घर वापसी के तहत आदिवासियों में क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन के बीच में दीवार खड़ी की गई। सरना वाला। हाँ, तो वही तो क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन में कौन है? जो सरना है, सरना धर्म वाले। तो सरना और क्रिश्चियन लोगों के बीच में जब दीवार बनाई गई और घर वापसी के तहत सभी क्रिश्चियंस को हिंदू बनाया जा रहा था, उस समय मेरे सरना भाई बहनों को मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हमारे क्रिश्चियन भाई बहन को घर वापसी के तहत हिंदू बनाया गया तो वो तो सरना रहे भी नहीं। और इस बात को हमारे उन भाई बहनों ने मिस कर दिया। पर अभी भी अपील है, हम लोग फिर से वापस एक दूसरे से प्यार से बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि इस चुनाव ने दिखाया है, इस चुनाव ने फिर से दिखाया है कि हम एक हैं और हम थोड़ी देर के लिए आपस में डिसएग्री कर सकते हैं पर फिर हम एक हो सकते हैं। जी बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बड़े व्यापक फलक पे हमको बड़े कैनवास में तमाम चीज़ों को आपने दिखाने की कोशिश की है। और बातें तो बहुत हैं, हम फिर से आपसे मुखातिब होंगे और JNU से लेके झारखंड से लेके तमाम जो मसले हैं उस पे आपने बड़े रोचक ढंग से भी बात रखी, सामाजिक और राजनीतिक जो परिप्रेक्ष्य है उसके बारे में भी बात रखी। इकोसिस्टम जो झारखंड ने दिखाया कि केवल हम अपने बच्चे या परिवार का नहीं, पूरे एक समाज, एक पूरे पर्यावरण को लेके चलते हैं, वो आंदोलन पूरे देश को एक रास्ता दिखाएगा। इसी के साथ JNU के साबरमती से मैं हिम्मत सिंह, UNA के लिए।